नमस्कार, मेरा नाम है नरपत। तो आज हम पूरी व्याकरण कंप्लीट कराएंगे। ठीक, वो हम कंप्लीट कब कितने घंटे, 1 घंटे के अंदर करा देंगे। ठीक, व्याकरण हिंदी की 12 मार्च के लिए खतरनाक है ये वीडियो। ठीक, तो शुरू करते हैं बिना टाइम बर्बाद करे। तो पहला टॉपिक है हमारा संख्या। संख्या का शाब्दिक अर्थ होता है नाम, अर्थात किसी वस्तु, प्राणी, स्थान तथा भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संख्या कहा जाता है। संख्या के भेद है। संख्या के प्रमुख 3 भेद होते हैं। तो पहले व्यक्तिवाचक संख्या, जिस संख्या सबसे किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु, स्थान विशेष का नाम बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संख्या कहते हैं। व्यक्तिवाचक संख्या विशेष का बोध कराती है, सामान्य का नहीं। जैसे राम, श्याम, सीता, गीता, भारत, हिमालय, गंगा, दीपावली, सोमवार, दैनिक भास्कर, आगरा, ताजमहल आदि। ठीक, तो सामान्य व्यक्तिवादी संख्या में व्यक्तियों, देशों, पर्वतों, नदियों, त्योहारों, वारों, समाचार पत्रों, नगरों, गांवों आदि के नामों को शामिल किया जाता है। उसके बाद दूसरी जातिवाचक संख्या, जिन शब्दों से किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति के नाम का बोध होता है उसे जातिवाचक संख्या कहते हैं। जातिवाचक संख्या सामान्य का बोध कराती है, विशेष का नहीं। जातिवाचक संख्या में गाय, आदमी, पुस्तक, पेड़, पंखा, पहाड़, नदी, समुद्र, नगर, गांव, शहर, कबूतर आदि शब्द को शामिल किया जाता है। उसके बाद तीसरी संख्या है भाववाचक संख्या। भाववाचक संख्या, जिस संख्या सबसे प्राणियों या वस्तुओं के गुण, दशा, कार्य, मनोभाव आदि का बोध हो उसे भाववाचक संख्या कहते हैं। मनुष्य के मन में उत्पन्न होने वाले भाव के नाम को ही भाववाचक संख्या कहते हैं। जैसे भय, क्रोध, दया, उत्साह, चिंता, बचपन, बुढ़ापा आदि। अब विशेष क्या बात करें कि जातिवाचक, किसी जातिवाचक संख्या सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अवयव शब्द के साथ प्रति जोड़कर भाववाचक संख्या शब्द की रचना की जा सकती है। तो पशु प्लस ता पशुता, बच्चा प्लस पन बचपन, मम प्लस ता यत्व, तो ममता या ममत्व, निज प्लस तो निजत्व, बुरा प्लस आई बुराई। इसके बाद मोटा प्लस आपा मोटापा, थकना प्लस आवट थकावट, दूर प्लस ई दूरी। महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो शुरू करते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार है, किसी भाव, अवस्था, गुण अथवा दशा के नाम को दशा के नाम को भाववाचक संख्या कहते हैं। तो भाववाचक संख्या कहते हैं। इसके बाद प्राय गुण, अवस्था, व्यापार, अमूर्त भाव तथा क्रिया संख्या के अंतर्गत आते हैं। ठीक, तो उत्तर है इसका भाववाचक संख्या। तीसरा क्वेश्चन है, संख्या किसे कहते हैं, कितने भेद होते हैं। उत्तर है संख्या शाब्दिक अर्थ नाम, अर्थात किसी वस्तु, प्राणी, स्थान तथा भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संख्या कहा जाता है। संख्या के भेद है। संख्या के प्रमुख निम्नलिखित 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। व्यक्तिवाचक संख्या किसे कहते हैं। चौथा क्वेश्चन, उदाहरण सहित बताएं। उत्तर है जिस संख्या सबसे किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष, स्थान विशेष
के नाम का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा विशेष का बोध कराती है, सामान्य का नहीं। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? उत्तर है जिन शब्दों से किसी प्राणी, वस्तु या स्थान, संपूर्ण जाति के नाम का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक की बात करें तो भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? उत्तर है जिस संज्ञा सबसे प्राणी या वस्तु के गुण, दशा, कार्य, मनोभाव आदि का बोध हो उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उसके बाद 7वां क्वेश्चन है भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना किन शब्दों से की जा सकती है? तो उत्तर है किसी जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अवयव शब्द के साथ प्रत्यय जोड़ के भाववाचक संज्ञा शब्द की रचना की जा सकती है। निम्नलिखित शब्दों में से व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक संज्ञा शब्दों को छाड़ कर लिखिए। तो उत्तर है आदमी, लड़की, राम, बच्चा, पशु, हिमालय, बचपन, हंसी, क्रोध, आगरा, गौरव। तो उसको छाड़ते हैं। इसको साटा इस प्रकार दे सकते हैं कि तो पहले व्यक्तिवाचक आ गए आदमी, लड़की, राम, बच्चा, पशु, हिमालय, बचपन, हंसी, क्रोध और गौरव ये भाववाचक है। हंसी भी एक भाववाचक ही है वैरायटी। ठीक। इसके बाद सेकंड टॉपिक सर्वनाम। तो सर्वनाम सर्व प्लस नाम दो शब्दों के योग से बना है जिससे सर्व का अर्थ होता है सभी तथा नाम का अर्थ होता है संख्या, अर्थात किसी संख्या के स्थान में प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। परिभाषा संख्या के स्थान में प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, हमें, यह, वह, कोई, किसी, कौन, जो आदि। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक। ठीक। पुरुषवाचक सर्वनाम की बात करें जिन सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या लेखक के द्वारा अपने नाम, श्रोता के नाम तथा श्रोता के अलावा अन्य किसी के नाम के स्थान पर किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुष, पुरुषवाचक के 3 होते हैं, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष वक्ता या लेखक के द्वारा अपने नाम के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, मेरा, मैंने, हमें आदि। उसके बाद मध्य पुरुष की बात करें मध्य पुरुष की बात करें तो वक्ता या लेखक के द्वारा श्रोता के नाम के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें मध्य पुरुष का। जैसे तुम, तू, तुम, आप, सब, ऐसे उत्तम पुरुष। और उत्तम पुरुष में क्या है? मैं, हम, मेरा, मैंने, ऐसे। ठीक। अन्य पुरुष की बात करें तो वक्ता या लेखक के द्वारा श्रोता के अलावा अन्य किसी के नाम के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाए उन्हें अन्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं। ठीक। जैसे एग्जाम्पल है यह, वह, वे, ये, वे, उन्होंने, उन्हें आदि। उसके बाद दूसरा सर्वनाम कौन सा है? निश्चयवाचक सर्वनाम। किसी व्यक्ति या वस्तु की और निश्चित संकेत करते हुए उनके नाम के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु की अनिश्चितता का बोध है तो इसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, किसी आदि।
होता है निजवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता अपने लिए अपनेपन के रूप में करता है, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। स्वयं, खुद, स्वतः, आप ही, अपना, अपनी, अपने आदि। जैसे मैं अपनी पुस्तक पढ़ता हूँ, यहाँ मैं शब्द क्या है? उत्तम पुरुष है। अपनी शब्द निजवाचक सर्वनाम है। ठीक, इसके बाद अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कौन, क्या, किसे आदि। उसके बाद अगला है संबंधवाचक सर्वनाम। दो उपवाक्यों में प्रयुक्त संख्या शब्दों के बीच संबंध दर्शाने वाले सर्वनाम शब्द को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे जो, जिसे, जिसका, जिसकी, जिसके आदि। संबंध। इसके बाद महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करें तो पहला है सर्वनाम किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, इसके कितने भेद है। तीसरा क्वेश्चन है पुरुषवाचक सर्वनाम के भेदों को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। इसके बाद सोता है निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। पांचवा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। उसके बाद छठा है निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। ठीक, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगला टॉपिक विशेषण। तीसरे नंबर टॉपिक, ऐसे शब्द जो किसी संख्या या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है, जैसे नीला, काला, हरा, नया, मोटा, ताजा, पुराना आदि। विशेषण के द्वारा जिस शब्द की विशेषता प्रकट की जाती है उसे विशेष्य कहा जाता है। विशेषण शब्द द्वारा जिस की विशेषता प्रकट की जाती है उसे विशेष्य कहा जाता है। विशेषण के निम्नलिखित चार भेद होते हैं। ठीक, पहला गुणवाचक, दूसरा संख्यावाचक, तीसरा परिमाणवाचक, चौथा संकेतवाचक। तो पहला गुणवाचक विशेषण ऐसे शब्द जो किसी संख्या सर्वनाम शब्द के गुण, दोष, दशा, रंग, रूप, स्थान आदि विशेषताओं को प्रकट करते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे भला आदमी, बुरा आचरण, टूटी कुर्सी, काला कुत्ता, सुंदर बालक, भारतीय नारी, मीठा आम आदि। ठीक, इसके बाद अगला है संख्यावाचक विशेषण। ऐसे शब्द जो किसी संख्या या सर्वनाम शब्द की संख्या को प्रकट करते हैं संख्यावाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसके दो उपभेद हैं, पहला निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक, तीसरे पर चलते हैं परिमाणवाचक विशेषण। ऐसे शब्द जो किसी वस्तु या पदार्थ के नाप, तोल या मात्रा को प्रकट करते परिमाणवाचक कहलाते हैं। इसके दो भेद हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक, विशेषण। इसके बाद होता है संकेतवाचक। तो संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण जब किसी सर्वनाम शब्द को किसी वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए वाक्य में विशेषण के रूप में लिख दिया जाता है तो वह संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे इस गेंद को मत फेंको, यह पुस्तक मेरी है, वह घर में का है। ठीक, प्रविशेषण की बात करें तो ऐसे शब्द जो विशेषण की विशेषता बताते हैं प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे वह बहुत परिश्रमी है, यह बहुत छोटा मैदान है, यह एक अत्यंत ऊंचा महल था। तो विशेषण शब्द की रचना कुछ शब्द की मूल रूप से विशेषण
ही होते हैं, लेकिन किसी संख्या सर्वनाम क्रिया अवयव शब्द के साथ प्रत्यय जोड़ के किसी विशेषण शब्द बनाए जा सकते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करें, पहला, वे शब्द जो संख्या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। विशेषण किसे कहते हैं? इसके भेद कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? उदाहरण सहित बताइए। संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? इसके कितने भेद है? परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? इसके कितने भेद होते हैं? संकेतवाचक विशेषण किसे कहते हैं? उदाहरण सहित बताइए। निश्चयवाचक सर्वनाम व संकेतवाचक विशेषण में क्या अंतर होता है? इसके बाद चौथा पॉइंट, क्रिया। क्रिया को इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है जिसे उससे क्रिया कहा जाता है। बोध क्रिया के बिना कोई वाक्य पूर्ण नहीं होता। किसी भी वाक्य में कर्ता, क्रम तथा काल की जानकारी क्रियापद के माध्यम से ही प्राप्त होती है। क्रिया के भेद होते हैं। क्रिया के 2 भेद होते हैं। क्रम के आधार पर क्रिया के निम्नलिखित 2 भेद होते हैं। सकर्मक क्रिया, जैसे जिस क्रिया का फल वाक्य में प्रयुक्त कर्म कारक शब्द पर करता है, कारक शब्द पर पड़ता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक। तो जैसे कि पूनम चित्र बना रही है, राहुल पुस्तक पढ़ रहा है, विवेक सितार बजा रहा है, तो इसमें क्या बोल रहा है? कर्म कारक शब्द पर प्रयुक्त होता है। तो देख सकते हैं कर्म कारक शब्द पर पड़ता है प्रयुक्त है। जिस क्रिया का फल वाक्य में प्रयुक्त कर्म कारक शब्द पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। कर्म कारक शब्द पर पड़ता है। ठीक। पूनम चित्र बना रही है, कर्म क्या? चित्र है। राहुल पुस्तक पढ़ रहा है तो कर्म पुस्तक है। विवेक सितार बजा रहा है तो क्या बजा रहा है? सितार। इसके बाद सकर्मक क्रिया के निम्नलिखित 2 भेद होते हैं। एक कर्मक, द्विकर्मक, ऐसी होगी। हाँ, तो जब किसी वाक्य में एक ही कर्म कारक शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे एक कर्मक क्रिया कहा जाता है। एक ही कर्म कारक शब्द का प्रयोग किया जाता है, मतलब क्या पूछ रहा है? किसी वाक्य में एक ही कर्म कारक का शब्द प्रयोग किया जाता है उसे एक कर्म क्रिया कहा जाता है। जैसे बच्चे पुस्तक पढ़ रहे हैं, पार्थ टीवी देख रहा है। दूसरा द्विकर्म क्रिया, जब किसी वाक्य में क्रिया के साथ 2 कर्म कारक शब्द प्रयुक्त होते हैं तो उसे द्विकर्म क्रिया कहा जाता है। जैसे गुरुजी छात्रों को पाठ पढ़ा रहे हैं। दूसरी है कौन सी? अकर्मक क्रिया। एक सकर्मक क्रिया हो गई। अब अकर्मक क्रिया, जब किसी वाक्य में कर्म का प्रयोग किए बिना ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है, अर्थात क्रिया का फल वाक्य में प्रयुक्त कर्ता पर पड़ता है। अब कर्म पर नहीं पड़ रहा है, कर्ता पर पड़ता है, उसे अकर्मक क्रिया का कहते हैं। ठीक। तो जैसे बात करें, जैसे राधा हंसती है, राम दौड़ रहा है, बच्चे सो रहे हैं, तो रचना के आधार पर क्रिया के भेद, इस आधार पर क्रिया के 5 भेद मान जाते हैं। 5 भेद मान जाते हैं। तो संयुक्त क्रिया, जब किसी वाक्य में 2 या 2 से अधिक अलग अलग धातुओं से बनी क्रिया का एक साथ प्रयोग होता है उसे संयुक्त क्रिया कहा जाता है। जैसे बच्चा पढ़ने लग गया। दूसरा है नाम धातु क्रिया, जिन क्रिया शब्दों की रचना संख्या सर्वनाम विशेषण शब्दों से होती है उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे संख्या हाथ हथियाना, बात बतियाना, सर्वनाम अपना अपनाना, विशेषण गर्म गरमाना, ये पढ़ सकते हैं आप। इसके बाद कृदंत क्रिया,
क्रिया बहुत प्रकार है। उसके बाद प्रश्न की बात करें तो वे क्रियाएं जिनके साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता तो उसे क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया क्रिया कैसे कहते हैं? उसके बाद तीसरा है कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? सकर्मक क्रिया का फल किस पर पड़ता है? क्रिया किस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है? सकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं? जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग नहीं होता तो कर्म का प्रयोग नहीं, अकर्मक क्रिया होती है। तो रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? ठीक। इसके बाद अगला 5वां पॉइंट है अवयव। तो अवयव शब्द और यह जोड़ से बना है जिसमें अ का अर्थ होता है नहीं तथा वे को अर्थ होता है कि खर्च या परिवर्तन, अर्थात ऐसे शब्द जिनमें किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं होता। किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं होता उसे अवयव कहते हैं। मतलब ये मेन ये परिभाषा, किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं होता वे अवयव कहलाते हैं। ठीक। तो परिभाषा आपको इस प्रकार लिखनी है, ऐसे शब्द जिनके स्वरूप, लिंग, वाचन, काल आदि प्रवाह से कोई परिवर्तन या विकार होता नहीं होता है उसे अवयव या अविकार शब्द कहा जाता है। अवयव के भेद होते हैं क्रिया विशेषण, समुच्च बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक। ठीक। तो देखते हैं क्रिया विशेषण अवयव, ऐसे अवयव शब्द जो वाक्य में क्रिया से ठीक पहले प्रयुक्त होकर क्रिया शब्द की विशेषता को प्रकट करते हैं उन्हें क्रिया विशेषण अवयव कहा जाता है। जैसे पूनम कल आएगी, तो इसमें है ये क्रिया विशेषण है कल, कि क्रिया शब्द की विशेषता प्रकट करती है ठीक पहले प्रयुक्त होकर। तुम यहाँ बैठ सकते हो, वह तेज चलता है, रमेश बहुत बोलता है। इसके बाद क्रिया विशेषण की बात करें, क्रिया विशेषण अवयव के भेद होते हैं। अवयव शब्द के द्वारा किया या घटित होने के समय स्थान, रीति एवं मात्रा को प्रकट किया जाता है, जिसके कारण इसके निम्न 4 भेद किए जाते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, और तीसरा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इसके बाद चौथा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक। इसके बाद दूसरी समुच्च बोधक अवयव शब्द होते हैं। ऐसे अवयव शब्द जो दो शब्दों वह दो वाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होते हैं वे समुच्च बोधक अवयव कहलाते हैं। समुच्च बोधक अवयव शब्द भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला समानाधिकरण समुच्च बोधक अवयव, दूसरा है व्यधिकरण समुच्च बोधक अवयव। तीसरा, अब वापस से पहला पॉइंट आ गया है कि इसके 2 होते हैं ना समुच्च बोधक के, तो कौन कौन से ये नाम बता दिए इसके, वैधिकरण और समानाधिकरण। तो जब कोई अवयव शब्द 2 शब्दों से वाक्य जोड़ने के लिए अकेला ही प्रयुक्त होता है तो समाधिकरण समुच्च बोधक अवयव कहा जाता है। सामान्यतः साधारण वाक्य में 2 शब्दों तथा संयुक्त वाक्यों में 2 वाक्य जोड़ने प्रयुक्त किया जाता है। जैसे भारत आया एवं राम चला गया, न भरत आया एवं राम चला गया, राम और श्याम घनिष्ठ मित्र हैं, बैठ जाओ अथवा चले जाओ, 2 और 2 4 होते हैं, उसने कठिन मेहनत परंतु सफल नहीं हुआ। वैधिकरण समुच्च बोधक अवयव शब्द जब कोई, अब दूसरा वैधिकरण, ठीक, जब कोई अवयव शब्द उपवाक्य को आश्रित न आश्रित उपवाक्य से जोड़ने के लिए अपने संयोजक शब्द के साथ प्रयुक्त होता है तो वहां उसे वैधिकरण समुच्च बोधक अवयव कहा जाता है। सामान्यतः मिश्र वाक्य जोड़ने वाले अवयव शब्द वैधिकरण अवयव, जैसे यदि तुम मेहनत करते तो सफल हो जाते, अगर तुम मेरे पास होते तो तुम्हारी सहायता करता। और तीसरा, यदि तुम अपनी खेड़ चाहते हो तो
भाग जाओ। इसके बाद तीसरा है संबंध बोधक अवयव। जो अवयव शब्द जो अवयव शब्द किसी संख्या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होकर उसका वाक्य के अन्य के शब्दों में संबंध स्थापित कर दे उन्हें संबंध बोधक अवयव कहा जाता है। विद्यालय के समीप मंदिर है, ज्ञान के बिना मुक्ति मिलती है, वो पिताजी के साथ मेला देखने गया, चोर चौराहे तक पैदल गया। फिर इसके बाद अगला है चौथा पॉइंट, विस्मय या दिबोधक अवयव। ऐसे अवयव शब्द जो वक्ता के हर्ष, शोक, घृणा, संबोधन, विस्मय, स्वीकृति, अनुमोदन आदि मनोभावों को प्रकट करते हैं, उन्हें विस्मय आदि बोधक अवयव कहते हैं। तो जैसे वाह कितना सुंदर दृश्य है, आहा मैं परीक्षा में सफल हो गया, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो विशेष निपित निपात भी एक प्रकार के अवयव शब्द हैं होता है। यह वाक्य में किसी चरण या पद के पूर्ति हेतु प्रयुक्त किए जाते हैं, अर्थात वाक्य में किसी शब्द के बाद प्रयुक्त होकर उसके सर्वनाम उसके अर्थ विशेष प्रकार का बल प्रदान करते हैं। जैसे मुझे हिंदी पढ़नी है, मुझे भी हिंदी पढ़नी है, तो उसके दे सकते हैं मुझे भी, ये भी है। प्रमुख निपात शब्द है ही, भी, तो, तक, मात्र, भर, केवल आदि का। अब हम संधि स्टार्ट करते हैं। संधि है छठा टॉपिक। तो दो वर्णों के परस्पर मेल से बने शब्द लेखन उच्चारण में कोई परिवर्तन आ जाता है उसे संधि कहा जाता है। यदि अब देखो एग्जांपल है, यदि प्लस अभी, यद्यपि, नम प्लस ते नमस्ते, जगत प्लस इस जगदीश। तो संधि के दो भेद होते हैं ना, तीन। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। मैं पहले कह देता हूँ, ज्यादा बार हमें स्वर संधि पूछते हैं। तो स्वर संधि की बात करें, स्वर प्लस स्वर। जब स्वर के साथ स्वर का मेल होने पर स्वर वर्ण में कोई प्रकार उत्पन्न होता है। वापस से पढ़ो, जब स्वर के साथ स्वर का मेल होने पर स्वर वर्ण में कोई विकास उत्पन्न होता है तो उसे स्वर संधि कहा जाता है। जैसे बात करें हैं तो यदि प्लस अभी, यद्यपि, विनय प्लस एक विनायक, रमा प्लस रमेश, इसके बाद सदा प्लस एव सदैव। पढ़ लो, ये बार बार स्वर संधि आती है परीक्षा में, आरबीसी बोर्ड को कह रहा हूँ। यदि प्लस अभी, यद्यपि, विनय प्लस अक विनायक, रमा प्लस इस रमेश, सुधा प्लस एव सदैव, राम प्लस रामायण। स्वर होने वाले परिवर्तन के आधार पर इसके 5 भेद किए जाते हैं। ये लो घोटालो, स्वर में होने वाले परिवर्तन के आधार पर इसके 5 भेद होते हैं। तो पहले भेद हो यण कहो, देखो ई बड़ी ई में ये बढ़ जाए, ऊ बड़ा ऊ रियू अट व र बन जाए, प्लस असमान स्वर। जैसे यण की पहले बात करें तो स्त्री प्लस अपी, स्त्रेपी, गति अनुसार, ऊपरी प्लस उपयुक्त, अभी प्लस उत्थान, अभ्युत्थान, वाणी प्लस औचित्य, वाणयोचित्य, नदी प्लस अपर्ण, नद या अपर्ण, गुरु प्लस ऋण, गुरुवृण, अनु प्लस अन्वय, और मधु प्लस आचार्य, मध्वाचार्य, गुरु प्लस औदार्य, गुरुदार्य। उसके बाद चमवाक्रमण, मात्र प्लस उपदेश, मातृपदेश, पितृ प्लस इच्छा, पितृच्छा। उसके बाद दूसरा पॉइंट है अयादि स्वर संधि। संधि बहुत प्रकार की भैया, संधि खत्म हो जाते तो ए से अय हो जाएगा, बड़ी ए से आए, ओ से अव और औ से आव,
असमान स्वर साथ में, जैसे चे प्लस अन चयन, पो प्लस अन पवन, गो ऐषणा गोषण, गवेषणा, नो प्लस का नायिका, विदे प्लस एक अक विधेयक, क्या विधेय प्लस अक विधेयक, धो प्लस का धाविका। तीसरा पॉइंट है गुण स्वर संधि, तो अ प्लस आ, ई, बड़ी ई प्लस बड़ी ई या बड़ी ई क्या होगी ए, अ आ प्लस छोटा ऊ बड़ा ऊ ओ हो जाएगा, अ आ प्लस री अर हो जाएगा, देव प्लस इंद्र देवेंद्र, महा प्लस महेंद्र, रमा प्लस रमेश, राका प्लस इस राकेश। तो महा प्लस उददी महोवदी, नव प्लस उड़ा नवोडा, महा प्लस उर्मी महोर्मी, देव प्लस ऋषि देवर्षि, ग्रीष्म ग्रीष्म प्लस ऋतु ग्रीष्म ऋतु, महा प्लस ऋण महर्ण। उसके बाद चौथा पॉइंट वृद्धि स्वर संधि, तो इसमें आ ये पढ़ लो आप। उसके बाद एग्जाम्पल है कि सदा प्लस एव सदैव, तथा एव सतैव, जल ओ जलो, परम प्लस ओज परमोज, भाव प्लस औचित्य भावोचित्य। इसके बाद दृक् स्वर संधि, 5 पॉइंट क्या है ये आप पढ़ लेना। इसके बाद एग्जाम्पल देखे मध्य प्लस अवधि मध्यवधि, क्या मध्यावधि, जन अर्दन जनार्दन, दी प्लस दीपाधार, कटक प्लस अकीर्ण कटा कटका किर्ण, कारा प्लस आवास कारा आवास, प्रति प्लस हित प्रतीत, रवि प्लस इंद्र रविंद्र, कवि इंद्र कवि इंद्र, अभि प्लस इप्सा अभिप्सा, अधि प्लस इक्षक अधीक्षक। इसके बाद फणी प्लस इंद्र फणींद्र, श्री प्लस श्रीश, मधु उत्सव मधुत्सव, चमु उत्साह चमुत्साह, सरयू उर्मी सरयूमी, भू प्लस उद्रव भूर्धव भूर्धव्र भूर्धरव। इसके बाद सेकंड भाग है व्यंजन संधि, याद नहीं सकती पर आपको पढ़ लो ये, ठीक ये पढ़ सकते। नियम नंबर 2, इसके प्राक प्लस मुख प्रा मुख, उत्मूलन उन्मूलन, उत्चयन उन्नयन, अपमय अपमय, ये आप सब पढ़ लो। नियम नंबर 3 4 सब इसके जोड़ ले लो। नियम 3 इसके बाद विसर्ग संधि, जब विसर्ग के साथ किसी स्वर अथवा व्यंजन वर्ण का मेल होने पर विसर्ग परिवर्तन हो जाता है, ये आप देख सकते हैं। उत्व विसर्ग संधि, उत्व विसर्ग संधि। अब अभ्यास प्रश्न उत्तर है। पहला, गुण स्वर संधि का सही उदाहरण है क्या? रमेश, मैंने कहा था ना स्वर संधि को बहुत बार पूछते तो स्वर संधि दे सकते। किस विकल्प में सही संधि कार्य है? संधि कार्य नहीं हुआ है किसमें? सुख प्लस ऋतु सुखार्थ, परम प्लस ऋत परमार्थ, तो ये दूसरा नहीं हुआ है सही। इसके बाद तीसरे क्वेश्चन की बात करें कि निम्न में से किस विकल्प में सही संधि कार्य हुआ है? सोता है अधि प्लस एक अधीक्षक, सोता है किस विकल्प में सही संधि कार्य हुआ है? या पढ़ लो क्वेश्चन आराम से, ये देख सकते 12वां 5वां 13वां 14वां 16वां 19 20 सब छवि पढ़ लो। इसके बाद अगला टॉपिक है उपसर्ग, ये है 7वां टॉपिक। रुको, ये है 7वां टॉपिक। तो वे शब्दांश जो सबसे पहले जुड़कर मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उपसर्ग कहा जाता है। पर प्लस देश प्रदेश उपसर्ग के भेद होते हैं। हिंदी भाषा के मुख्य 3 प्रकार के उपसर्ग प्रचलित है। तो संस्कृत उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, विदेशी भाषा के उपसर्ग। संस्कृत उपसर्ग वे शब्दांश जो तत्सम शब्दों से पहले जुड़कर नए शब्द की रचना करते हैं, उन्हें इसे श्रेणी में शामिल किया जाता है। इन्हें मूल उपसर्ग भी शामिल कहा जाता है। मूल उपसर्ग की कुल संख्या 22 होती है। इसके बाद ये दे सकते हैं
उपसर्ग मूल प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, निर के बाद दुस, दुर, वी, आ, नी, अधि, अति, अभि, अपि, सु, उद, प्रति, परि, उप। तो संस्कृत के अन्य उपसर्ग होते हैं अंतर, प्रादुर, बहिष, इति, तिरस, तिरस्कार, इति श्री हो जाएगा इसका, तद, तल्लीन, तन्मय, तत्काल, तद्धित। ये 7वां अध प्लस पन, अधोक्ति, अधो, हस्ताक्षर। 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां शब्द स्क्रीनशॉट ले लेना। 15वां, 16वां, 17वां। हिंदी के अन्य उपसर्ग अंध, अनपढ़, अनजान, उच्च का उजड़ना, उछलना, भर, भरपेट, भरपूर, नाना, ये सब उपसर्ग है। ओ प्लस ओचक, ओतार, ओसर। विदेशी उपसर्ग भी है, ये देख सकते हैं 1 2 3, ये सब पढ़ लेना। इसके बाद अभ्यास है। हिंदी में उपसर्ग कितने होते हैं? 22। इसके बाद प्रत्यय 8वां है। रुको, 8 टॉपिक है प्रत्यय, जो शब्दांश किसी शब्द के बाद लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं, नए अर्थ का बोध कराते हैं, उसे प्रत्यय कहते हैं। जैसे मिल प्लस आवट, मिलावट। ये सब आप देख सकते, कृत, त्वदित, ये सभी क्रियावाचक, त्वदित, कृतवाचक, त्वदित प्रत्यय, भाववाचक, त्वदित प्रत्यय, संबंधवाचक, गुणवाचक, स्थानीय, स्थान उन्वाचक। इसके बाद अन्य ये सब इसी शोर ले लेना। एल, कारीगर। अभ्यास है मामायरा। रशिया शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय, रशिया शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? या देखते, एरा है या ई आए या आ रहे ई है? रशिया, इया। तो इसका आंसर दूसरा है। तो खाली जगह पूछ सकते हैं कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे पीछे में लगकर नए अर्थ का बोध करवाते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। ये बहुत ज्यादा। इसके बाद अगला टॉपिक है नम्मा। नम्मा टॉपिक है समास। समास शब्द की व्यक्ति का अर्थ या पढ़ लेना, टाइम कम है, ये पढ़ लेना। इसके कर्म, कर्म का अर्थ तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अनपादान तत्पुरुष समास, मंथनव का सब जुटियो, सम्मत तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, कर्मधारी तत्पुरुष, विग्रह कार्य भी है ये सब समास है। इसके बाद द्विगु समास स्टार्ट हो जाता है इधर से। द्विगु समास स्टार्टेड, ये पढ़ लेना। इसके बाद द्वंद्व समास, इसके बाद बहुब्री समास। इसके बाद अगली बात करें, द्वंद्व हो गया, बहुब्री हो गया। इसके बाद ये हमारा समास कंप्लीट। इसके बाद मुहावरे। मुहावरे बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मुहावरा शब्द का अरबी भाषा, मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है, ठीक। अब जैसे एग्जाम्पल भी देखने पड़ेंगे कि मुहावरे का अर्थ मतलब श्री गणेश करना, मतलब कार्य का आरंभ करना, अंक भरना मतलब स्नेह पूर्व मिलना, अक्ल घोड़े का दौड़ाना, केवल कल्पनाएं करते रहना, अगर मगर करना मतलब बहाने बनाना, अक्ल के पीछे लठ, मूर्खतापूर्ण कार्य करने वाला, अपनी खिचड़ी अलग पकाना, अपनी बात से सबसे अलग रखना,
इसके बाद अपना सा मुंह देखते रह जाना, निराश होना, आंख रखना, निगरानी रखना, आंख की किरकिरी मतलब डालने वाला व्यक्ति, अवांछित डालने वाला व्यक्ति, आंख लगाना मतलब चौकस रहना, निगाह रखना, आंखें चार होना, आमना सामने होना, आंखों में चर्बी का छा जाना, घमंड होना, आंखों में खून उतरना, अत्यधिक क्रोध होना। इसके बाद आंखें बंद होना, मर जाना, आंखों में सरसों फूलना, अत्यधिक प्रसन्न होना, आंख बदलना, विरोध में होना, आंख लड़ जाना, प्रेम हो जाना, अंग ढीला होना, बहुत थक जाना। इसके बाद अंगारों पर पैर रखना, संकटपूर्ण कार्य करवाना, अंधे के हाथ वेटर लगना मतलब अयोग्य व्यक्ति को अच्छी वस्तु मिलना, स्वस्थ रहना, अन्न लगना, स्वस्थ रहना। इसके बाद अन्न जल उठना, एक स्थान पर रहने का संबंध, मर जाना, टूटने, मर जाना, ओस की मोती होना, शीघ्र नष्ट हो जाने वाला, क्षण भंगुर, बालू की भीत उठाना, व्यर्थ प्रयास करना, आग लगने पर कुआं खोदना। हाँ सही है। इसका विपत्ति आने पर उपाय खोजना। ठीक है। इसका आटे दाल का भाव मालूम होना, तो होता है इसका जीवन के कठिन यथार्थ का बोध होना, आँच न आने देना, कोई कष्ट उत्पन्न न होने देना, आकाश के तारे तोड़ना, असंभव कार्य करना। इसके बाद आपे से बाहर होना, किसी के व्यवहार के उत्तेजित होश खोना होश खोना। आसमान टूट जाना, आसन डोलना, आंसू पीना, गुल्लर का फूल होना, उड़ती चिड़िया का पहचाना, उल्टी गंगा बहना। इसका है परंपरा के विपरीत कार्य करना, एक आंख से देखना, एक ही थैली में चट्टे मतलब एक आंख देखना क्या होगा, सभी को बराबर समझना, एक थैली मतलब होगा बट्टे, सभी समान रूप से बुरे व्यक्ति। इसका उल्टे छुरे से मुड़ना, ठगना, ऐंठ कर चलना, गर्व करना, आठ आंसू रोना, बुरी तरह रोना, पछताना, आसमान सिर उठाना, अत्यधिक शोर करना। ये देख सकते हैं सत्र 2024-25 के लिए बनाया है पूरा। कत्र विरोध करना, काट छाट करना, कोड में खाज होना, एक दुख के साथ दूसरा दुख होना, कान लगाना, ध्यान देना, कान भरना, चुगली करना, कान का बच्चा कच्चा होना, कान का कच्चा होना मतलब हर किसी के कहने पर भरोसे कर लेना, कान पर जू न रेंगना, परवाह न करना, कान खड़े होना, चौकन्ना होना, कच्चा छिट्टा, कलेजा थामना, कलेजा मुंह में आना, कोड़ी के मोल, कान में तेल डालना, कूप मंडूक होना, कन्नी काटना, खिचड़ी पकाना मतलब गुप्त योजना बनाना। ये सब बहुत ज्यादा है। ये दे सकते हैं, आप आराम से पढ़ लो, स्क्रीनशॉट लेके। घी के दीपक जलाना मतलब खुशियाँ मनाना, घास काटना मतलब गुणवत्ता का ध्यान रखे बिना शीघ्रता से काम निपटाना, घूरे के दिन फिरना, चांदी का फिरना, चांदी का जूता मारना, चेहरे की अवैया, छत्ती का दूध या जूतियाँ चाटना, छठे छमास आना, छाती ठीकना, छींकते नाक कटना, जान हथेली पे रखना, जर उगलना। ठीक है, ये बहुत है गाइस, ये हमारे खत्म हो गए। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लेना। अब नम्मा टॉपिक है, कितने ही है, साहित्य 10वां टॉपिक होगा, ये है लोकोक्ति। लोकोक्ति ठीक, तो लोकोक्ति की बात करें तो लोकोक्ति किस प्रकार है, मतलब इसका हमें बनाना है इस प्रकार। अध जल गगरी छलकत जाए मतलब अल्पज्ञ व्यक्ति ज्यादा इतराता है, अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा, आंख का अंधा नाम
चयन सुख। तो गुणों के विपरीत नाम। अंधे के आगे रोए अपने नयन खोए। अपात्र व्यक्ति से मदद के लिए व्यर्थ प्रयास। अपना रख पराया चक। अपना बचाकर दूसरों का मोल हड़प जाना। अररी की टट्टी गुजराती ताला। सामान्य वस्तु की रक्षा में अधिक खर्च। 80 रुपयों की लूट और कोयले पर मुहर। कीमती वस्तुओं की परवाह न करके तुच्छ वस्तुओं की रक्षा करना। अंधा क्या चाहे दो आंखें, मतलब इच्छित वस्तु की प्राप्ति होना। आगे नाथ ना पीछे पगा। अटका बनिया देव उधार, मतलब मजबूर व्यक्ति अच्छा कार्य भी करता है। तो आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, मतलब बड़े उद्देश्य की शुरुआत कर छोटे कार्य में लग जाना। 8 बार 9 त्यार, मतलब मौज मस्ती से जीवन जीना। 3 कनौजिए 13 चूल्हे, व्यर्थ की नुक्ताचीनी। ऊंट किस करवट बैठता है, परिमाण की अनिश्चितता। घड़ी में घर जले नो घड़ी भद्रा, समय बीतने पर सहायता मिल। इसके बाद समय बीतने पर सहायता मिलने पर कार्य का महत्व नहीं रहता है। जिन पर खोजा 3 पहिया, घर है पानी पेट। छुचुंदर सिर चमेली का तेल। अगला है सांप छुचुंदर की गति। एक तो करेला दूजा नीम बड़ा, मतलब एक का दिक दोष और नो। ओछ की प्रीत बालू की भीत, मतलब नीचे व्यक्ति की मिश्रता श्रेणिक होती है। कहीं की ईट कहीं का रोड़ा, भानुपति ने कनुबा जोड़ा, मतलब इसका होगा अलग अलग स्वभाव वालों को एकत्र इधर उधर की सामग्री जुटाकर किसी निकृष्ट वस्तु का निर्माण करना। इसका खग जाने ही खग की भाषा। मूर्ख व्यक्ति की बात समझता है। खग जाने ही खग की भाषा। कौवों के कोसे ढीर नहीं भरते, मतलब बुरे आदमी के करने पर अच्छे आदमी का अहित बुरा नहीं होता। गंगा गए गंगा दास जमुना, गंगे जमुना दास। तो इसका होगा अवसरवादी सिद्धांतहीन व्यक्ति। ठीक। इसका गवाह चुस्त। इस सब आप पढ़ लें, टाइम कम है इसलिए। नो की 9 बास कर लेंगा। चिराग तले अंधेरा, चील के घोंसले में मांस कहाँ, मतलब भूखे के घर में भोजन मिलना असंभव है। चट मंगनी पट ब्याह, तुरंत कार्य संपादित होना। चांद को भी ग्रहण लगता है, भले आदमियों को भी कष्ट सहने पड़ते हैं। चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते। अल्प साधनों से बड़ा काम संभव नहीं होता। छोटा मुंह बड़ी बात, सामर्थ्य से अधिक डीग आंकना। जंगल में मोर नाचा किसने देखा। गुणों का प्रदर्शन उपयुक्त स्थान पर ही होना चाहिए। टके का सौदा 9 टके विदाई, साधारण वस्तु हेतु अधिक खर्चे। पढ़े फारसी बेचे हुए तेल देखो ये विधना कुदरत का खेल। तो शिक्षित होते हुए भी दुर्भाग्य से निम्न कार्य करना। ज्यादा से फर्जी भयो टेढ़ो टेढ़ो जाए। 52 ताड़े पाव रत्ती, मन चंगा तो कठौती में गंगा। कौवा चला हंस की चाल भूल गया अपनी भी चाल, मतलब क्या बोल रहा है। कौवा चला हंस की चाल भूल गया अपनी भी चाल, तो दूसरों के अनुकरण से अपने रीति रिवाज भूल जाना। लिखित सुधाकर लिखी का रहूं, लिखित सुधाकर लिखी का रहूं। ये पढ़ लेना। घर आए नाग ना पूछे बीबी, जादू वही जो सिर चढ़ कर बोले, पाए वही जो अच्छा कारगर हो।
यह सब पढ़ लेना, टाइम कम है। इसके बाद लास्ट लास्ट में पढ़ लेते हैं। एक कुतिया चोरन मिल गई पहरा किसका दे, अपनों द्वारा ही धोखा देना। आदमी जानिए से सोना जानिए कसे, व्यवहार से व्यक्ति का पता चलता है। इसके बाद ये हमारा कंप्लीट हो गया क्या? धन्यवाद। ओ हमारी ये व्याकरण कंप्लीट हो गई। व्याकरण 1 घंटे में व्याकरण कंप्लीट। उससे पहले 50 मिनट। अगर आपको अभी भी बताना है कि मतलब कैसे लिखते हैं प्रार्थना पत्र, तो अभी बताते 10 मिनट पढ़िए। तो शुरुआत में पहले देख लेते हैं विज्ञापन के। विज्ञापन आपको किस प्रकार लिखनी। तो विज्ञापन लेखन की बात करें तो आपके शहर में विश्व पुस्तक मेले का आयोजन होने जा रहा है, इसके लिए विज्ञापन तैयार करना है। तो पुस्तक प्रेमियों के लिए शुभ सूचना आपके शहरों में ऐसे लिखनी है आपको शुरू में इंटरेस्ट में। तो इसके बाद लिखना विश्व पुस्तक मेले का आयोजन दिनांक 1 जनवरी 2025 से 5 जनवरी 2025 तक। इसके बाद रामलीला मैदान सीकर में मेले में सभी भाषाओं तथा अनेक लेखकों प्रकाशकों की पुस्तकें उचित मूल्य पर उपलब्ध है। इसके बाद आयोजक की बात करें तो आयोजक है नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया। एक बार अवश्य पधारे। इस प्रकार विज्ञापन लिखनी है। दूसरी विज्ञापन इस प्रकार है कि नव अंकुर विधवा महिला सहायता संस्था जयपुर द्वारा बनाई गई कारपेट की बिक्री हेतु तो विज्ञापन करना है, तैयार करना है। तो विज्ञापन आपको किस प्रकार करना है देख लो। जयपुर द्वारा बन गई कारपेट, तो कारपेट बहुत अच्छे मतलब अब देखो प्रमोशन किस प्रकार किया है। नव अंकुर महिला सहायता संस्था जयपुर कारपेट प्रदर्शनी दिनांक लिखनी 1 अप्रैल 2025 से 7 अप्रैल 2025 तक। सुनहरा अवसर 30% छूट देख सकते हैं लोग की कर लिखे बेटा। संस्था में हस्तकला निर्मित सुंदर व कलात्मक कारपेट बिक्री हेतु प्रदर्शनी रखी गई है, जिसमें पधार के एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। इस स्थान है नव अंकुर विधवा महिला सहायता संस्थान जयपुर। समय 10 बजे से शाम 6 बजे तक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके विद्यालय में SUPW शिविर में अनुप्रयोगी सामग्री में निर्मित उपयोगी सामग्री बिक्री हेतु एक विज्ञापन। तो राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय स्वामी सीकर सुनार अवसर विद्यालय में SUPW शिविर अनुप्रयोगी सामग्री में निर्मित उपयोगी सामग्री की बिक्री हेतु लगी प्रदर्शनी में आइए, मन भावन सामग्री को उचित मूल्य पर खरीद कर ले जाइए, आपके घर की शोभा बढ़ाइए। प्रदर्शनी में पधार कर या छात्रों को उत्साहवर्धन कीजिए। दिनांक लिखनी है, दिनांक आपको लिखनी है 14 फरवरी 2025। समय 9 से 4 बजे। स्थान राजगुज माध्यमिक विद्यालय स्वामी। इसके बाद चौथा प्रश्न इस प्रकार आप लिख देना प्लीज, टाइम कम है इसलिए। इसके बाद पत्र लेखन आपको औपचारिक होते हैं, अनौपचारिक होते हैं। 2 प्रकार के पत्र होते हैं। औपचारिक जो प्रधानाचार्य को या सरकारी अधिकारी को पत्र संपादन पत्र व्यावसायिक पत्र आदि शामिल किया जाता है। अनौपचारिक पत्र क्या होता है, व्यक्तिगत या पारिवारिक। तो अ से याद रखना है अनौपचारिक, मतलब अनौपचारिक कैसे हो सकता है, जैसे रिश्तेदार को करना है इसलिए अनौपचारिक। और औपचारिक जो हमें मतलब किसी सरकारी कार्यकाल में या प्रधानाचार्य को लिखना है ऐसे, तो ऐसे आप थोड़ा याद रखो ठीक, इससे आपका काम बहुत सिंपल होगा ठीक। तो प्रार्थना पत्र किस प्रकार लिखना है, एक प्रार्थना पत्र बताऊंगा, टाइम बहुत कम है, 6 मिनट रहे सिर्फ 1 घंटे में। मैंने कहा था 1 घंटे में कंप्लीट करूंगा, इसलिए मैंने आपको 2 टॉपिक और कराए, देख सकते हो। तो प्रश्न इस प्रकार है कि अपने आप को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सुमेरपुर पाली का एक छात्र मानकर अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को भौतिक भ्रमण पर जाने की अनुमति के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखे। तो उत्तर किस प्रकार लिखना है, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सुमेरपुर पाली
तो इसके बाद विषय लिखना है हमें एक लाइन छोड़कर कि शैक्षणिक भ्रमण पर जाने की अनुमति हेतु मान्यवर, इधर महोदय भी लिख सकते हैं कि सादर निवेदन है कि, या ऐसे लिख सकते हैं सविनय निवेदन है कि मेरी कक्षा के सभी छात्र छात्राएं शैक्षिक भ्रमण पर जाना चाहते हैं। इससे हमारा ज्ञानवर्धन तो होगा ही, साथ ही अन्य जगह के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक व प्राकृतिक सौंदर्य की जानकारी मिल सकेगी। हम इस बार उदयपुर, चित्तौड़गढ़ व माउंट आबू का भ्रमण करना चाहते हैं। इसके लिए कक्षा अध्यापक शिव शारीरिक शिक्षा महोदय का मार्गदर्शन प्राप्त है, मतलब हाँ है इनकी तरफ से। तो अतः हमें शैक्षणिक भ्रमण पर जाने की अनुमति प्रदान कर अनुग्रहित करें। तो दिनांक 10 नवंबर 2025। आपका आगे का शिष्य अजय कुमार। आपको याद रखना इस साइड आपका आगे का इस साइड डेट लिखनी है। अजय कुमार, कक्षा 10, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सुमेरपुर पाली। ठीक, इस बार कंप्लीट करनी है। ये आप और दे सकते हैं, ये बहुत सारी आराम से। ठीक, तो निबंध भी बहुत ज्यादा आते हैं, मैं पहले ही कह देता हूँ। निबंध की बात करें तो ये तीसरा टॉपिक है। तो निबंध की बात करें तो ये परीक्षा इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ मैं। ठीक, ये याद कर लो और कुछ याद ही नहीं करना। तो परीक्षा योगी कुछ महत्वपूर्ण निबंध। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर्यावरण प्रदूषण, विद्यार्थी जीवन में सूचना प्रौद्योगिकी का महत्व, आतंकवाद, वैश्विक समस्या, योग व खेलकूद, शिक्षा महत्व और चुनावी परिदृश्य, राजस्थान के प्रमुख त्योहार व लोक संस्कृति, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, मेरा प्रिय साहित्य का जीवन के अविस्मरणीय घटना और नई राष्ट्रीय नीति, भाषा का महत्व, महंगाई, बेरोजगारी एक ज्वलंत समस्या। तो मैं अभी बता देता हूँ, इम्पोर्टेंट है जो। ठीक, तो इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ मैं आपको। अगर आपको इतने याद नहीं करने तेरा तो इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ। एक ही वाला कर दूँ, एक बता रहा हूँ और जीवन की अविस्मरणीय घटनाएं, ये भी याद कर लो। इसके बाद विद्यार्थी जीवन अनुशासन, ये भी याद कर लो। राजस्थान लोक संस्कृति, ये भी याद कर लो। इसके बाद चुनाव परिदृश्य नहीं, योग का एवं खेलकूद का शिक्षा महत्व। इसके बाद आपको विद्यार्थी जीवन में सूचना प्रौद्योगिकी के महत्व और पर्यावरण प्रदूषण, इतने याद, मतलब कुल कितने करने। और एक ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक, तो 1 2 3 ठीक, कितने करे, 4 5 6 7 8। तो 8 में से मैंने मतलब 8 टिक करे हैं, 4 को छोड़ के सिर्फ। तो 8 इम्पोर्टेंट है। इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बताने हैं तो मैं बताता हूँ। ठीक, अगर आपको इतना भी नहीं पढ़ी जना तो ठीक, तो बताता हूँ। और इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, या आप पढ़ोगे तो पूरा ही सही है, सभी पढ़ सकते हो, क्योंकि इससे आपका हल्का होगा काम। या मैं कहूँगा वो नहीं है तो इसलिए, पर मैं मेरे आइडियाज़ में कह रहा हूँ कि एक तो ये इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, एक पर्यावरण प्रदूषण बहुत इम्पोर्टेंट, एक क्या है, एक विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, एक एक खेलकूद शिक्षा महत्व, वाह, एक ये थोड़ा ये। तो 1 2 3 4 5, ये 5 बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बताए। ठीक, 5 ही, और ये 5 भी याद कर लेना भैया। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। 1 घंटा पूरा कंप्लीट हो गया है पूरा। ठीक, 1 घंटे के अंदर पूरी व्याकरण। तो आज 7 मार्च है, कल 8 मार्च को हम और सीरीज पूरी कंप्लीट करेंगे, काव्य खंड इसका। ठीक, तो अगर इतनी मेहनत आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।